हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स सब्जेक्ट सीरीज चैप्टर 6 में पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 है संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संसदात्मक कार्यपालिका। क्या अध्ययन करेंगे? संसदात्मक कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एक्जीक्यूटिव। संसदात्मक कार्यपालिका, संसदात्मक कार्यपालिका क्या होती है या संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। यह संसदात्मक शासन व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा न्यायपालिका अपने आप में पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस शासन व्यवस्था में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए इसे हम संसदात्मक शासन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए स्पष्ट दिया भी है संसदात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है, संसदीय कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति हमेशा क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसमें यह भी हमने आपको बताया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, इस पर न तो कार्यपालिका का कोई दबाव होता है और न ही व्यवस्थापिका का दबाव होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए चूंकि इस व्यवस्था में संसद अधिक शक्तिशाली होती है अतः इसे हम संसदीय सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसदीय सरकार भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्पष्ट रूप से इसको लिख करके याद कीजिएगा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है या संसदात्मक कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है और साथ ही इस व्यवस्था में संसद अधिक शक्तिशाली होती है अतः इसे हम संसदीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए गार्डन के अनुसार जो संसदात्मक कार्यपालिका का एक आदर्श परिभाषा दिया गया है। गार्डन के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा क्या होता है? अंतरदायी होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम संसदीय कार्यपालिका या संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा स्पष्ट रूप से बताया। अब आइए देखते हैं संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं। क्या देखते हैं? संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं।
आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था जिन देशों में अपनाई जाती है वहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका कार्य करती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका शासनाध्यक्ष और दूसरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कार्य करती है, जिसको वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। आपके इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था जो अपनाई गई है वहां पे नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में या संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में जो वहाँ का शासनाध्यक्ष राजा होता है। राजा केवल वहाँ राज्य करता है, शासन नहीं करता है और संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाथ में होती हैं। व्यवहारिक रूप में संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक उसी स्वरूप में हमारे भारत देश में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाई गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे यहाँ राजा के स्थान पर राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और उसका एक निश्चित काल होता है, समय होता है और उतने ही समय तक वह अपने पद पर जो बना रहता है। इस स्वरूप में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के नाते हम अपने भारत को गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्वरूप में संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिला, एक नाम मात्र की या संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। तो आइए अध्ययन करते हैं संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं। क्या अध्ययन करेंगे? संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं। संसदात्मक कार्यपालिका की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। जिन देशों के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है उन देशों के शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, और दोनों के बीच में अंतर भी होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है? संविधान के अनुसार, ठीक है, संवैधानिक शक्तियां, ठीक है, उस देश के शासनाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में दी गई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति नहीं करता, वास्तविक कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जैसा सलाह अपने शासनाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति उसी के अनुसार जो है कार्य करता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है कि नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर जो है पाया जाता है। दूसरा क्या है? व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ठीक है, जिन देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां संसद के हाथ में ही होती है। किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। और जितने सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। इस संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ही हम संसद के सदस्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में यह लोकसभा से तात्पर्य है। लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही हम अलग हट करके अपना एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो है निर्माण करते हैं और जिसका लीडर अथवा अगुवा प्रधानमंत्री होता है। आपको पता है कि जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है और वह राजनीतिक दल राष्ट्रपति के समक्ष अपना 2/3 बहुमत स्पष्ट कर देता है और राष्ट्रपति को भी यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस राजनीतिक दल के पास जो 2/3 बहुमत है अथवा पूर्ण बहुमत है, तो उस राजनीतिक दल के अध्यक्ष को
ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब प्रधानमंत्री अपने पद के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तत्पश्चात उसका पहला कर्तव्य होता है अपना केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या करना, विस्तार करना। इस स्वरूप में प्रधानमंत्री, ठीक है, अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखते हैं कि वह अपने लोकसभा व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिनके ऊपर उनका पूरा का पूरा विश्वास होता है और यह व्यक्ति लंबे समय से उसके राजनीतिक दल में कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं और इसके साथ ही जिन विभागों को उनको सौंपा जाता है उस विभाग से संबंधित उन्हें अच्छी जानकारी भी जो है रहती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को जो है प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के बीच में जो क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं और उस केंद्रीय मंत्रिपरिषद को ही हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो इस स्वरूप में कार्यपालिका अपनी अंतिम योजना के अनुसार जो भी नियम तैयार करती है, जो भी कानून बनाने का कार्य करती है, व्यवस्थापिका अर्थात संसद के सदस्यों से या लोकसभा के सदस्यों से उसे बहुमत प्राप्त करना, उनका सहमत प्राप्त करना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है, तभी जाकर के वह कानून अंतिम रूप जो है ले सकता है। ऐसे परिस्थितियों में निष्कर्षता हम कर सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरा क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जिन देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, आप जानते हैं कि कार्यपालिका के सदस्य जो व्यवस्थापिका के सदस्यों के बीच से अलग हट करके अपना केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का लीडर अथवा नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूम करके कार्यपालिका के सदस्य अपनी योजनाओं को जो तैयार करते हैं, नीतियों को बनाने का जो कार्य करते हैं और इस स्वरूप में कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नीति अथवा कानून व्यवस्थापिका के समक्ष रखा जाता है। व्यवस्थापिका के सदस्य अर्थात लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ करके पूरक प्रश्नों के माध्यम से वाद विवाद की परिस्थितियों से अपना अंतिम निष्कर्ष जो लेने का कार्य करते हैं। जब तक उन्हें संतोषजनक स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उस पर हस्ताक्षर अथवा अनुमोदन देने का कार्य नहीं करते। जब व्यवस्थापिका को पूर्ण से विश्वास हो जाता है कि कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए यह कानून वास्तव में राष्ट्र हित के तहत है, देश की जनता के हित के तहत है, तो अपना हस्ताक्षर करके अपना बहुमत देने का जय कार्य करती है। अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्यों का 2/3 बहुमत होना क्या होता है, आवश्यक होता है, तब जाकर के कार्यपालिका जो है उस कानून के रूप को अंतिम रूप जो देने का जो कार्य करती है। तो इस आधार पर हम निष्कर्षता कर सकते हैं कि कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होकर के जो है कार्य करती है या कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है। चौथा यह है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, कार्यपालिका के सदस्यों के कार्यकाल जो अनिश्चित होता है। संवैधानिक विधान के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर कार्यपालिका के बीच में एक सदस्य और दूसरे सदस्यों के बीच अर्थात किसी भी कानून के प्रस्ताव को लेकर के अगर बहुमत में कमी आ गई या द्वेष आ गया, कलह उत्पन्न हो गई, तनाव हो गया, तो ऐसे परिस्थितियों में जो कार्यपालिका अपने पद से उसे इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि कार्यपालिका के संपूर्ण सदस्यों के बीच में जो है पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कार्यपालिका के सदस्य या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अर्थात फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कार्यपालिका या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर 100 सदस्य इसके सदस्य हैं, ठीक है, अगर 100 में से 99 ने कहा कि यह नीति पारित हो जानी चाहिए, लेकिन एक ने कहा कि नहीं, यह नीति पारित नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि इससे राष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक कमी आएगी और राष्ट्र अपना विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ऐसे परिस्थितियों में जो है या 99 की बात नहीं मानी जाएगी, एक की बात मानी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। थोड़ा सा भी ऐसी बात आ गई, उसकी सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है, उसकी निश्चितता जो है नहीं बनी होती है। पांचवा दिया है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका को हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं और इस स्वरूप में मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से सबका उत्तरदायित्व जो है एक साथ मानी जाती है। ठीक है, अलग अलग बहुमत के आधार पर स्वीकार नहीं की जाती है। अगर सभी एक साथ हाँ करेंगे तभी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, अगर उसमें से एक दो भी ना कर दिए उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकार के सामने संकट आ जाती है और ऐसे विषम परिस्थितियों में सरकार वही क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इस स्वरूप में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। छठवां दिया है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। क्या दिया है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आप जानते हैं कि वास्तविक शक्तियां संसदात्मक शासन व्यवस्था के बीच में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का लीडर अथवा नेता या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो है अगुवा बनकर के जो है कार्य करता है। वह सभी विभागों का जांच कर सकता है, उसके नीतियों को संचालित कर सकता है और सही दिशा निर्देशन दे सकता है। उसके अनुमति के बिना कोई भी मंत्री जो अपने मनमानी तरीके से या उसके प्रस्ताव के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। इस स्वरूप में प्रधानमंत्री जो संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और संचालित करने का जो कार्य करता है, जो हमारे संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता के रूप में जो देखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा आपका संसदात्मक कार्यपालिका। ठीक है, संसदात्मक कार्यपालिका की व्याख्या या उसकी परिभाषा तथा संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं इसको नोट्स के कॉपी में लिख करके अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।